हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 मार्च को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंदिरा गांधी को। अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 में। 31 अक्टूबर 1984 में इनका डेथ हुआ था। और ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता थी, जिन्होंने 1966 से 1977 तक और 1980 से उनकी हत्या तक, यानी उनकी हत्या जो 1984 में कर दी गई थी, तब तक ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर मेडल इंडिया वन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? तो भारत ने जीता है टोटल 2 रजत पदक टोक्यो ओलंपिक 2021 में। टोटल 7 मेडल जीता है भारत ने, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं, 7 मेडल को। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे खेल कौन सा था, फिर उसको किस खिलाड़ी के द्वारा खेला गया और उसने कौन सा पदक जीता है। सबसे पहले है भाला फेंक। भाला फेंक खेला गया नीरज चोपड़ा के द्वारा और इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। कुश्ती जो 57 केजी में हुआ है, इसमें रवि कुमार दहिया ने जीता है रजत पदक। भारोत्तोलन 49 केजी में हुआ है। 49 केजी में जो भारोत्तोलन हुआ है, इसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है बॉक्सिंग में। भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। और बजरंग पूनिया, इन्होंने कुश्ती में 65 केजी वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रोट द बुक हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। डिटेल में देखते हैं। बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले बाणभट्ट का देहांत हो गया और इसे उनके पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा पूरा किया गया। बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। तो हर्षचरितम ये राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया इसमें बाणभट्ट के द्वारा, और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है, जिसको पूर्ण करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई और फिर उनके पुत्र के द्वारा भूषण भट्ट के द्वारा इसको पूरा किया गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं उनके लेखक के साथ, जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको अपने एग्जाम में। पुस्तक है कादम्बरी हर्षचरित, इसको देखा ही आपने। इसके लेखक हैं बाणभट्ट। रत्नावली, रत्नावली के लेखक हैं हर्ष। मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक हैं कालिदास। और मत्व विलास प्रसन्नन के लेखक हैं महेंद्र वर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मैनी डेज वर्क इज अलाउड अंडर द मनरेगा एक्ट। मनरेगा एक्ट कितने दिनों की काम करने की अनुमति देता है? ये देता है टोटल 100 दिन काम करने की अनुमति। 100 दिन काम करने की अनुमति है मनरेगा एक्ट के तहत। फ्रेंड्स अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया। अधिनियम एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जो रोजगार की मांग करते हैं और इसके लिए तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द बाफ्टा अवार्ड
2022। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है जोआना स्कैनलॉन ने। इनको आफ्टर लव मूवी के लिए दिया गया बाफ्टा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जोआना स्कैनलॉन को। अब देखते हैं बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसको किसको और भी अवार्ड मिला है। ये मिला है 75th बाफ्टा अवार्ड हुआ था 2022 में, जो वर्जन था इसका संस्करण था वो 75th था बाफ्टा अवार्ड का 2022 में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग ये रही थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन थे और इन्होंने द पावर ऑफ डॉग का निर्देशन किया था। द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए जेन कैम्पियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था विल स्मिथ को। किंग रिचर्ड मूवी के लिए इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जोआना स्कैनलॉन को दिया गया था आफ्टर लव मूवी के लिए। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म ये रही थी बेलफास्ट और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म रही थी एनकैंटो। एनकैंटो रही थी सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रिशन 2.0 प्लान? पोषण 2.0 योजना का क्या अर्थ है? अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था एग्जाम में ये तो नहीं जानकारी, लेकिन पोषण 2.0 योजना से एक क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोर लड़कियों में एनीमिया रोग और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना। यानी कि स्टंटिंग को 2% कम करना, अल्पपोषण को 2% कम करना, एनीमिया को 3% कम करना और जन्म के समय कम वजन जो रहता है उसको भी 2% प्रतिवर्ष कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें वर्ष 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4%, 38.4% से कम कर 25% तक करने का भी लक्ष्य शामिल है। यानी कि 2022 तक बच्चों में जो स्टंटिंग है इसको 38.4% से घटाकर 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम इज द एरिया बिटवीन सतलज रिवर एंड काली रिवर नोन? सतलुज नदी और काली नदी के बीच के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। ऐसे ही और भी जो नदियों के बीच में स्थान है उनको किस नाम से जाना जाता है, आइए देखते हैं। नदी घाटियों द्वारा सीमांकित हिमालय का विभाजन। नेपाल हिमालय ये किन नदियों के बीच रहता है? काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। और सतलुज और सिंधु नदी के बीच जो स्थित है हिमालय उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहिनी अट्टम इज डेडिकेटेड टू व्हिच हिंदू गॉड? मोहिनी अट्टम किस हिंदू भगवान को समर्पित है? मोहिनी अट्टम ये भगवान विष्णु को समर्पित है। डिटेल में देखते हैं इसको। मोहिनी अट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जो केरल में उत्पन्न हुआ। दूसरा कथकली है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से पड़ा है। इस शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज वन द SAFF अंडर 18 वोमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप? SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? इसको जीता है भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। ये 1997 में स्थापित हुआ था। दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक संघ है ये, जो बड़े एशियाई फुटबॉल परिसंघ की क्षेत्रीय सहायक कंपनी है। संघ के सदस्य यानी कि SAFF के जो सदस्य हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर लखनऊ एग्रीमेंट वाज डन? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा
ये समझौता किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती रिवर फ्लोज इन विच स्टेट? ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? ये बहती है मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? निम्न में से कौन सा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं IBM 4341, डेक 10, स्टार 1000 और PUP 11। इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वही आपका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में। IBM ने चौथी पीढ़ी से संबंधित पहला पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया। IBM के द्वारा चौथी पीढ़ी से संबंधित पहला पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया गया। इंटेल पहली कंपनी थी जो माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर सकती थी। पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 था जिसे 1971 में सिंगल सिलिकॉन चिप पर बनाया गया था और इसमें 2300 ट्रांजिस्टर शामिल थे। पहला प्रोसेसर जो बनाया गया था इंटेल 4004 इसका नाम था। 1971 में बनाया गया था और इसमें 2300 ट्रांजिस्टर शामिल थे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह हर साल 20 जून को पड़ता है और उन लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाता है जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया गया है। फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट डेज हैं आगे आने वाली शिफ्टों के लिए चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे 5 सितंबर है तो ये है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है इस दिन, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल की स्थापना की गई थी, इसलिए रेलवे पुलिस का स्थापना दिवस मनाते हैं 20 सितंबर को। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। 23 मार्च को मनाते हैं विश्व संसाधन दिवस। 10 अप्रैल को होता है विश्व वायुमंडल दिवस और 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। 8 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और बाल दिवस भी इसी दिन होता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप @exam ideas लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द डायमंड लीग 2022? डायमंड लीग 2022 किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक कर चेक गणराज्य के जैकब वादलेच्चो को हरा दिया है। जैकब वादलेच्चो को हराया है 88.44 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। फ्रेंड्स, अब जैसे संविधान में जो भी चीज़ जहाँ से लिया गया है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया, ऐसे ही और भी संविधान में जो स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं तो देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR यानी कि रसिया,
फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उठाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। अब देखते हैं 4th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। अगला है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो ये है पुलिकट झील। पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। यह चिल्का झील उड़ीसा में है, जो चिल्का झील उड़ीसा में है। इसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इस झील का 96% भाग आंध्र प्रदेश में है और 4% भाग तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। ग्रे पेलिकन, चित्रित सारस, ग्रे पेलिकन या पेंटेड स्टॉर्क जैसे पक्षियों की प्रजातियां प्रत्येक वर्ष यहाँ आती हैं और ये दोनों इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हिच ट्री डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पीपल के वृक्ष के नीचे दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ में दिया था। पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया था। गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त हुआ था। बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है? तो ईरानी ट्रॉफी 2022-23 का जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया है। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश टीम को हराया है। ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत 1959-60 में बीसीसीआई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सीएनजी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएनजी की आधारशिला कहाँ पर रखी है? इन्होंने रखी है भावनगर, जो गुजरात में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी है। बंदरगाह को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड इन व्हिच शेड्यूल। कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए और भी जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए थे उनको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था उसके द्वारा। 12वां संविधान संशोधन ये 1962 में हुआ था। इससे गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था। 15वां संविधान संशोधन ये 1963 में किया गया था, जिससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। 21वां संविधान संशोधन ये 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 31वां संविधान संशोधन ये 1973 में हुआ था और इसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था और इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था। 92वां संविधान संशोधन ये 1985 में हुआ था और इससे दल बदल विरोधी कानून बना था। 55वां संविधान संशोधन ये 1986 में किया गया था और इससे अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन
ये 1987 में हुआ था और इससे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था और इससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में किया गया था, इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था और इससे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। 101वां संविधान संशोधन ये 2017 में हुआ था और इससे जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। 103वां संविधान संशोधन ये 2019 में हुआ था और इससे ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वित्तीय रूप से कमजोरों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, इसमें एससी और एसटी आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा इन 1992? सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1992 में किसे मिला था? ये मिला था सत्यजीत रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन में जो था उसमें से उड़ीसा आपको चूज करना था। भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? ये लगाया था सोरेनसन ने। पीएच पैमाने का पता लगाया था सोरेनसन ने। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान देख लेते हैं। जैसे अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। आंसू का पीएच मान होता है 7.4। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान 5 के आसपास होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 तक होता है। अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। NaCl यानी कि नमक का पीएच मान 7 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 का परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। केले का पीएच मान कितना होता है? केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। टूथपेस्ट का 9.4 लगभग 9 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। नींबू का पीएच मान ये 2.4 होता है। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ओडिसी डांस? निम्न में से कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित है? फ्रेंड्स जो भी ऑप्शन था, ऑप्शन में क्या था वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो ओडिसी नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं ये नीचे लिखे गए हैं पूरा। तो इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो वही आपको सही का टिक करना था। इसमें है कालीचरण पटनायक, मीनाती दास, माधवी मुदगल, प्रियमवदा मोहंती, किरण सहगल, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है और ओडिसी से भी संबंधित है। रानी कर्ण, इंद्राणी रहमान, मीरता वाकी, शेरोन लोयन ये सभी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम 8000 इज ए कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन? परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है क्योंकि ये 1991 में बना था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को 1991 में बनाया गया था। परम सुपर कंप्यूटर को भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर ने किया था। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कंप्यूटर की सभी पीढ़ियां कब से कब तक चली थी और उसमें किसका यूज किया गया था। और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी ये 1989 से लेकर चल रही है। तो 1991 में परम 8000 का निर्माण किया गया था, तो ये इसलिए 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। पहले हम लोग देखेंगे समय, टाइम कब से कब तक चला था, फिर कंप्यूटर की पीढ़ियां, फिर उसमें क्या यूज किया गया था।
1940 से लेकर 1956 तक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी चली थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। 1956 से लेकर 1963 तक कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी चली थी और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी और ये चली थी 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। चौथी पीढ़ी चली थी 1972 से लेकर 1989 तक और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। 1989 से अब तक चल रही है पांचवी पीढ़ी और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जा रहा है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपके पास ऐसे दो ऑप्शन थे जिसमें बताना था आपको कि कौन सा सही है। मनप्रीत सिंह को बॉक्सिंग से मेल किया था जो गलत हो जाता आपका, क्योंकि मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। और दूसरा दिया था नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है और ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द ऐप इन विंडो 10। विंडो 10 में ऐप को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल W का उपयोग करते हैं विंडो 10 में ऐप को बंद करने के लिए। फ्रेंड्स आपको शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं। जैसे है कंट्रोल A, इससे सिलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल B से बोल्ड होता है। कंट्रोल C से कॉपी होता है। कंट्रोल D से फॉन्ट चूज करते हैं। कंट्रोल E से सेंटर होता है, अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट सेंटर किया जाता है कंट्रोल E से। कंट्रोल F से फाइंड करते हैं। कंट्रोल G से गो टू पर जाते हैं। कंट्रोल I से इटैलिक करते हैं। कंट्रोल J से हम अलाइन जस्टिफाइड करते हैं। कंट्रोल K से हाइपर लिंक बनाते हैं। कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं। कंट्रोल M से हम मूव करते हैं। और नेक्स्ट है कंट्रोल N। कंट्रोल N से न्यू फाइल ओपन करते हैं। कंट्रोल O से हम पुरानी फाइलें जो सेव कर रखे हैं उसको ओपन करते हैं। कंट्रोल P से हम प्रिंट का ऑप्शन देते हैं। कंट्रोल Q से क्लोज का ऑप्शन देते हैं। कंट्रोल R से हम रिलोड या राइट अलाइनमेंट करते हैं। कंट्रोल S से सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट है कंट्रोल U। कंट्रोल U से कोई भी लेटर अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल V से कोई भी कट या कॉपी किया हुआ पेस्ट करते हैं। कंट्रोल X से हम कट करते हैं। कंट्रोल Y से हम लोग रीडू करते हैं, यानी कि डिलीट किए हुए आइटम को अंडू करने के बाद फिर से उसको डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल Y का यूज करके यानी कि रीडू का यूज करके फिर से डिलीट करते हैं। कंट्रोल Z से हम अंडू करते हैं। अंडू यानी कि किसी भी डिलीट किए हुए आइटम को फिर से वापस लाते हैं। Alt+ F4 इसको दबाने से किसी प्रोग्राम या विंडो को बंद कर सकते हैं हम। Ctrl+ F4 से बैकग्राउंड टैब जो खुले रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोल्ड माउंटेन। इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है। वलित पर्वत जितने भी हैं हम लिख दिए हैं इसमें, और आपके ऑप्शन में इनके अलावा जो रहा होगा वही आपका राइट आंसर है। वलित पर्वत है हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, इंडीज, अपलेशियन, एटलस काकेकस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश आदि वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो रहा होगा आपके ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर था। द बुक 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच क्रिकेटर। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये है BVS लक्ष्मण की आत्मकथा। BVS लक्ष्मण जो क्रिकेटर हैं उनकी आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। अब ऐसे ही और भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके ऑटोबायोग्राफी चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो शिफ्ट है जिन लोगों का उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल। सानिया मिर्जा इनकी आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स। अभिनव बिंद्रा इनकी आत्मकथा का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। मिल्खा सिंह इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। सौरभ गांगुली इनकी आत्मकथा का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज कॉल्ड तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसे कहा जाता था। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। वह एक सूफी संगीतकार, कवि और मध्यकालीन भारत के विद्वान थे। उन्हें उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने।
एशले बार्टी के द्वारा जीता गया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, महिला एकल का खिताब इनको ही मिला है। चलिए और भी देख लेते हैं जो सारे ग्रैंड स्लैम हैं वो किनको कौन सा अवार्ड मिला है, किसने कौन सा जीता है। ग्रैंड स्लैम टाइटल 2022, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें जो मेल कैटेगरी में विनर रहे हैं राफेल नडाल हैं और फीमेल कैटेगरी में एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें जो मेल कैटेगरी में विनर हैं राफेल नडाल हैं और फीमेल कैटेगरी में जो विनर हैं वो है ईगा स्वितेक। विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और इसके जो मेल कैटेगरी में विनर हैं ये हैं नोवाक जोकोविक और फीमेल कैटेगरी में विनर है एलिना रेबेकिना। और लास्ट है यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्करेज ने जीता है और फीमेल कैटेगरी में विनर रही है ईगा स्वितेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ व्हिच एलिमेंट आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। कैंसर के उपचार के लिए किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 रेडियो समस्थानिक का उपयोग रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव महाराष्ट्र वन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने टोटल 56 स्वर्ण पदक जीते हैं। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक और कुल 161 पदकों के साथ मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंड्स पहले नंबर पर तो महाराष्ट्र है। अब देख लेते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रही है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है, ये 56 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 161 पदक जीता है। हरियाणा दूसरे नंबर पर है, ये टोटल 128 पदक जीता है जिसमें गोल्ड है 41। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, ये टोटल 96 पदक जीता है। राजस्थान चौथे नंबर पर है, इसने टोटल 48 पदक जीते हैं। और दिल्ली है पाँचवें नंबर पर, इसने टोटल 64 जीते हैं, लेकिन जो गोल्ड है वो राजस्थान से कम जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस देश ने भारत को हराया था? न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली थी। पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019 एशेज सीरीज के साथ शुरू हुई और जून 2021 में फाइनल में भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड द्वारा ट्रॉफी उठाने के साथ समाप्त हुई। यानी कि 2019 से शुरू हुआ चैंपियनशिप और 2021 में इसका फाइनल खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड विनर रहा और भारत हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान केम अंडर व्हिच एक्ट। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान किस अधिनियम के अंतर्गत आया? ये आया है भारत स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत। भारत स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। इस कानून के अंतर्गत 2 डोमिनियन बने थे, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। पंडित बृजमोहन मिश्र इनका पूरा नाम है, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक हैं। ये किस घराने से? लखनऊ कालिकादीन बिंदादीन घराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? तो कोरोमंडल तट ये रहा होगा आपके ऑप्शन में, ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी काठियावाड़ तट, कोका तट, मालाबार तट, ये सब पश्चिमी तट का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो ये बनी है मधावीपुरी बुच, ये सेबी की अध्यक्ष बनी है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी जो चेयरपर्सन है ये मधावीपुरी बुच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द वेस्टर्न एंड ऑफ इंडिया। भारत का आखिरी पश्चिम छोर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में सर क्रीक गुहर मोती के पास है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत के उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात के बीच कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है।
फ्रेंड्स इसमें पूछा था भारत का आखिरी पश्चिम छोर, तो भारत का आखिरी पश्चिम छोर है कच्छ। नेक्स्ट है हु गॉट द नेक्सा एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्सा एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है कृति सेनन को। मिमी मूवी के लिए इनको अवार्ड दिया गया, कृति सेनन को नेक्सा एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गिवन इन द 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज। मकर संक्रांति कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये टोटल 1 दिन मनाया जाता है मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एडाई स्टेबलाइज्ड। एडाई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये फाउंड हुआ था 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके जो चेयरपर्सन है वो है देवाशीष पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन सीपीयू। निम्न में से सीपीयू में क्या नहीं होता है? सीपीयू में एएलयू होता है, सीयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी, ये सीपीयू में होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन रहा होगा वो सीपीयू में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट इम्प्लीमेंटेड। सिटीजनशिप एक्ट कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1955 में। अकबरनामा। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज वन द फ्रेंच ओपन वोमेन्स सिंगल टाइटल। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। फ्रेंड्स आगे जो भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम टाइटल 2022 में ये चारों ग्रैंड स्लैम जो हुए हैं इसमें मेल और फीमेल में कौन विनर रहा है देख लेते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनको भी फायदेमंद हो। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें मेल विनर रहा है राफेल नडाल। मेल कैटेगरी में जो विनर रहा है वो है राफेल नडाल और फीमेल कैटेगरी में जो विनर रही है वो है एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें भी मेल कैटेगरी में विनर रहे हैं राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक रही हैं फीमेल कैटेगरी में विनर। विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें जो मेल कैटेगरी में विनर है यह है नोवाक जोकोविच और फीमेल कैटेगरी में विनर रही हैं एलिना रेबेकिना। यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और कार्लोस अल्कारेज ये मेल कैटेगरी में विनर रहे हैं और ईगा स्विएटेक रही हैं फीमेल कैटेगरी में विनर। फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? ये शोर मंदिर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। जो आपके ऑप्शन में था यही था शोर मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में स्थित जो अन्य मंदिर है उनका नाम एक बार देख लीजिए। चिदम्बरम मंदिर, नटराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, मदुरै मीनाक्षी मंदिर, कुंभकोणम ब्रह्मा मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायणन स्वर्ण मंदिर, बाला मुरुगन मंदिर और नवपशनम मंदिर। आर्टिकल 131 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। फ्रेंड्स अब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे कि जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए वीडियो फायदेमंद रहेगा। फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 है, ये मौलिक अधिकार के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में है अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और निरोध डिटेंशन से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार
अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार और जबरन श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपचार। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 38 है सामाजिक व्यवस्था और कल्याण को बढ़ावा देना, इसमें है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41, इसमें है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की दशा और मातृत्व लाभ। अनुच्छेद 46 में है आरक्षित वर्गों के हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है पोषण स्तर आदि को बढ़ाने का राज्य का कर्तव्य। अब कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद है देखते हैं। अनुच्छेद 52 और 53 है, इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमा देने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद और उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब न्यायपालिका से जुड़े कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 124 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिया गया है। अनुच्छेद 136 में है विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय के डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र और अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति। अब आपातकाल से संबंधित कुछ प्रावधान है जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है ये। अनुच्छेद 356 ये राज्य आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 51A है, इसमें ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 300A है, ये संपत्ति का अधिकार बताता है और अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान का जो संशोधन किया जाता है इसी अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट पेज इन MS ऑफिस 365। MS ऑफिस 365 में नया डॉक्यूमेंट पेज खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये है Ctrl+N। Ctrl+N का यूज किया जाता है नया डॉक्यूमेंट पेज खोलने के लिए। चलिए अब कुछ शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग फंक्शन की देखेंगे। F1 है, इसका यूज किया जाता है किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की हेल्प या सपोर्ट सेंटर को ओपन कर सकते हैं इससे। F2 से सेलेक्टेड फाइल को रीनेम कर सकते हैं। F3 से कंप्यूटर में या इंटरनेट ब्राउजर पर F3 प्रेस करेंगे तो सर्च बार ओपन हो जाएगा। F4 से ये फंक्शन की को हम अगर Alt+F4 दबाएंगे तो कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और अगर डेस्कटॉप पर दबाएंगे तो कंप्यूटर शटडाउन का ऑप्शन आएगा। F5 है, डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं इससे और अगर हमारा कोई ब्राउजर में वेबसाइट ओपन है तो उसे हम रिलोड कर पाएंगे। F6 इंटरनेट ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन है तो उसके एड्रेस बार में हम डायरेक्ट जा सकते हैं F6 के जरिए। F7 दबाते ही MS वर्ड में स्पेल एंड ग्रामर चेक के ऑप्शन को इस्तेमाल में ले सकते हैं हम। F8 से कंप्यूटर लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करते समय इसी की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है F9 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं इसकी की मदद से। और F10 है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। F11 इससे किसी भी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में चला सकते हैं। F12 से MS वर्ड में इसे प्रेस करने से सेव का ऑप्शन आता है। अब देखते हैं विंडो से रिलेटेड कुछ की। विंडो की के साथ D को दबाने पर इससे हम अपने डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं। विंडो की के साथ E दबाने पर इससे एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। विंडो की के साथ F दबाने से हम फाइल्स और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। विंडो की के साथ M को दबाने से सारी विंडोज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडो +R से रन मेनू ओपन होता है। विंडो +F1 से विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट ओपन होता है और विंडो +टैब से टास्क व्यू खुलता है और विंडो +ब्रेक बटन से सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होता है। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की गई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टुक प्लेस। 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये 2003 में हुआ था। संविधान का 89वां संशोधन 19 फरवरी 2003 को लागू हुआ। अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338A के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। फ्रेंड्स अब कुछ जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
पहला संविधान संशोधन ये 1951 में हुआ था और इससे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, इससे गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया था भारत में। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था और इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष कर दी गई थी। 21वां संविधान संशोधन ये 1967 में किया गया था, जिससे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 31वां संविधान संशोधन ये 1973 में किया गया था और इससे लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में किया गया था और इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में हुआ था, दल बदल विरोधी कानून बने थे इसमें। 55वां संविधान संशोधन ये 1986 में हुआ था, इससे अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन ये 1987 में हुआ था और इससे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था और इसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था, इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था, इससे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। 101वां संविधान संशोधन ये 2017 में हुआ था और इससे जीएसटी को लागू किया गया था। 103वां संविधान संशोधन ये 2019 में हुआ है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 104वां संविधान संशोधन ये 2019 में हुआ और इससे एससी और एसटी आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू व्हिच डांस। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांसों से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी। फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि सोनल मानसिंह को कब और कौन सा अवार्ड दिया गया, तो आइए पढ़ लेते हैं जो इनको अवार्ड दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये 1987 में इनको दिया गया था। राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड ये 1991 में दिया गया था। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड ये 1994 में दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार का जो कालिदास सम्मान होता है ये 2006 में इनको दिया गया था। और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली ये 1992 में बनी थी। 1992 में इनको पद्म भूषण दिया गया था और ये सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज वाइन सिटी। वाइन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है इसको, क्योंकि नासिक को भारत के वाइन सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइन में उपयोग होने वाले अंगूरों की सबसे ज़्यादा उपज होती है। यहीं पर देश की मशहूर वाइन सुला का विनेयर्ड भी है और इसलिए इस शहर को वाइन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अवतल और उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है और इसलिए इसकी शक्ति भी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है और इसलिए इसकी शक्ति भी धनात्मक होती है। आपके ऑप्शन में जो भी आंसर रहा हो उस हिसाब से आपको टिक करना था। इस क्वेश्चन में हमने अवतल और उत्तल लेंस की शक्ति के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें, इंग्लिश में इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना किसने की थी? रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना धीरू भाई अंबानी ने की थी। किसने किया था? धीरू भाई अंबानी ने। फ्रेंड्स यदि आप इन सब क्वेश्चनों को पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप @examideas लिखकर टेलीग्राम पर सर्च करके वहां से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।